Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure, and today we will discuss one of the application of Bohr's atomic model. Students, बोहर ने जो atomic model propose किया था उसको utilize करते हुए उसने radius of an orbit of an atom उसके लिए equation derive की, then energy of an orbit के लिए equation derive की, and then he also calculated the energy, wave number and frequency of photons of various spectral series. Students, आज के इस लेक्चर में हम इक्वेशन डिराइव करेंगे फॉर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि कोई भी जो डेरिवेशन आपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करनी हो तो कुछ स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि वो इक्वेशन से मतलब जस्ट इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं और वो कोई भी 1 या 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट में नहीं लिखते कि वो क्या करने वाले हैं, वो क्या चीज़ डिराइव करने वाले हैं. ठीक है, तो ये एग्जामिनर के ऊपर स्टूडेंट का एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि जो है वो स्टूडेंट जो है डायरेक्टली इक्वेशन डिराइव करना स्टार्ट कर देता है. तो इस टिप को आप अपने फिज़िक्स के जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत सी जो है वो डेरिवेशंस आपको करनी होती हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में 1 या 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन देनी है कि हम क्या डिराइव करने वाले हैं और किस तरीके से डिराइव करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट. अभी भी हम रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले हमने बताना है कि हम कंसिडर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जिसका मास m है और उसके ऊपर चार्ज जो है वो माइनस चार्ज है. ठीक है, और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है. ठीक है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसका जो रेडियस है उस सर्कल का या उस ऑर्बिट का रेडियस जो है वो r है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो सर्कल में जब कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है तो हर पॉइंट पे जो है वो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, मूव करने की डायरेक्शन. उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है उसके ऊपर भी चार्ज है. ठीक है, उसके न्यूक्लियस में चार्ज है और वो चार्ज किसके इक्वल है, Ze+ के इक्वल है. ठीक है, अब Z यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि आपने अगर हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है तो Z जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, दैट इज़ 1, और जो मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे और E जो है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन के इक्वल होगा और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही एक्सप्लेनेशन को आपने किस तरह से लिखना है वो देख लेते हैं. Consider an electron of mass m and charge E-. सेकेंड पॉइंट क्या है, मूविंग मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग इन आवर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with velocity v around the nucleus of charge Ze+. ओके, और अब हमने यहाँ पर एंड पे बताना है कि Z क्या है, वो एटॉमिक नंबर है और E पॉजिटिव का मतलब क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक और जो है वो क्वांटिटी लिखी हुई नज़र आ रही है, mv² डिवाइडेड बाय r. ठीक है, तो ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को शो करता है. ठीक है, mv² डिवाइडेड बाय r. ठीक है, और लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो होती है जो किसी भी थिंग को सर्कल में मूव करने की जो है वो हेल्प करती है, मूव करवाती है. लेकिन अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है ना वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही होती है. ठीक है, लेकिन दोनों जो है वो डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं. अब जैसे कि आप देख सक रहे हैं ये जो बाहर की तरफ साइन लगा हुआ है, इट मीन्स कि दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको डिराइव करने के लिए जब हम रेडियस को डिराइव करना चाह रहे हैं, इस रेडियस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ
दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो हम डिराइव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या चीज़ कंसिडर करनी है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी फोर्स जो है वो उसको बाहर की साइड मूव करवा रही है, और दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और स्टूडेंट्स ये दोनों फोर्सेस यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सेंट्रीपिटल फोर्स आप कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसको आप कूलम्स फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड कूलम्स फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इक्वल हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जब ये दोनों इक्वल होंगी तो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऑर्बिट में मूव कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में मूव कर सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक फोर्स ज़्यादा हो जाती है, अगर तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, या कूलम्स फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में मूव नहीं कर सकता, वो जो है अवे फ्रॉम द सर्कल मूव कर जाएगा और वो अपना पाथ जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता अराउंड दैट न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। According to Coulomb's law, the force of attraction between charged particles can be calculated as, स्टूडेंट्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, कूलम्स फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के। मींस कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उनके मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और ये आपको रूल पता है कि अगर हम जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने E प्लस और E माइनस को कंबाइन करके E स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि चार्जेस की जो चार्जेस हैं वो हैं इक्वल बट ऑपोजिट हैं, ठीक है। यानी चार्ज की अमाउंट जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इक्वल है बट ऑपोजिट है, इसलिए हमने चार्जेस को निगलेक्ट कर दिया, तो उनकी जो भी वैल्यू है उसका स्केल ले लिया। अब हम जो है यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगाएंगे एंड वी विल गेट वन कांस्टेंट आल्सो 4 पाई ई नॉट, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। एंड देन हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स या कूलम्स फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर ली है स्टूडेंट्स। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, ई जो है वो एप्सिलॉन कांस्टेंट है। बेसिकली इसको हम परमिटिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं। मींस के हमने जो भी चार्जेस हैं वो चार्जेस जहाँ पर भी पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में क्या मीडियम है, आइदर दैट इज़ वैक्यूम में पड़े हुए हैं या एयर में हैं, ठीक है, या फिर वाटर के अंदर हैं या कोई और मीडियम। तो ये बहुत डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर वो फैक्टर्स जो हैं वो चेंज करते जाएं तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। लेकिन अगर हम फ्री स्पेस को कंसिडर करते हैं, ठीक है, वैक्यूम को कंसिडर करते हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एंड इसकी वैल्यू है 8.84 10⁻⁻12 और यूनिट्स हैं कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन पर एक्ट कर रही है दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने जो है वो इसको इक्वलाइज करने के लिए बताना है कि फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोथ फोर्सेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दिया है। अब जो भी क्वांटिटीज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स r कैंसिल हो रहा है, एक साइड पे 1 आ रहा है और एक साइड पे 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड हम इसको अरेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ तक आपने जब इन दोनों को इक्वलाइज कर दिया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में आप ये नोट करें कि z जो है वो एटॉमिक नंबर है, वो भी किसी जो भी आप एटम कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए z जो है वो कांस्टेंट होता है। e जो है वो चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑल दीज आर कांस्टेंट्स। m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली हमारे पास
टू थिंग्स रह गई हैं। एक हमारे पास रह गया है रेडियस जो हमने कैलकुलेट करना है, और एक है वेलोसिटी। इसका मतलब है ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें वो पता होनी चाहिए। अगर हम वो इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी यानी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको कैलकुलेट करना और इसको इस एक्सप्रेशन में पुट करना फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क ईच टाइम। कि हम हर ऑर्बिट में यानी किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है, और उसको कैलकुलेट करना ईच टाइम इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वेलोसिटी फैक्टर को किसी भी और जो है वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के साथ जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे, ताकि हम जो है वो हमें वेलोसिटी पुट ना करनी पड़े। एंड सेकेंड थिंग जो ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी वो इनवर्स रिलेशन है। मीन्स कि अगर रेडियस स्मॉलर होगा, न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, और जैसे जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो जो है उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। और इसकी रीज़न भी यही है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील कर रहा है, और इस वजह से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि वो जाके न्यूक्लियस पे फॉल ना करे, उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो मूव करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट। अब वो न्यूक्लियस से दूर हो चुका है, ठीक है, और अब उसके न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम हो गई है, और इसकी वजह से वो जो है वो स्लो स्पीड के साथ भी या वेलोसिटी के साथ भी वो मूव कर सकता है इन अ सर्कल। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बोहर हमने इसके पोस्टुलेट्स में देखा था कि उसने एंगुलर मोमेंटम का बताया था कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज mv/r, it is an integral multiple of h/2 pi। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें आपको v का यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के लिए हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, nh/2 pi mr। अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन का हम स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने इसका जो है वो स्क्वायर ले लिया है। अब हम इस इक्वेशन को कोई ना कोई नंबर दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं और इसको हम 2 कह देते हैं। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ या बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 में v स्क्वायर मीन्स कि वेलोसिटी का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। अब जो भी थिंग्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे इक्वल हैं और वो आपस में कट ऑफ हो सकती हैं, उसको हम काट देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 4 जो है वो कट ऑफ हो रहा है, पाई जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 हैं तो वो एक कट ऑफ हो जाएगा, मैथ जो है वो 2 हैं वो भी एक कट ऑफ हो जाएगा, और रेडियस जो है वो भी 2 हैं और एक कट ऑफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली हमने ये इक्वेशन रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट के लिए डिराइव किया, तो हम जो है ये आर हमारे पास एक रह गया, इसके लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है विद ऑल द कांस्टेंट्स। ठीक है, यानी इसमें तमाम अदर कांस्टेंट्स भी प्रेजेंट हैं और जो वेरिएबल थिंग्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें से वेरिएबल कौन है जो चेंज हो सकता है। वो है हमारे पास एक ऑर्बिट नंबर या आप कह सकते हो शेल नंबर। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, n इज़ द ऑर्बिट, एंड z जो है वो एटॉमिक नंबर है, वो भी चेंज हो सकता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम को लेते हैं तो z जो है वो 1 होगा, अगर हम हीलियम एटम को लेते हैं तो z जो है वो उसकी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, बाकी अदर थिंग्स जो हैं वो आपके पास कांस्टेंट हैं। एप्सिलॉन h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, e जो है वो आपके पास चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हमने इस इक्वेशन को अरेंज करना है, तमाम कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर देते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर देते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये जो तमाम कॉन्स्टेंट्स हमने अलग किए थे, इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को अनदर कॉन्स्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया है, दैट इज़ अल्फ़ा नॉट। ठीक है, इन तमाम की वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, एप्सिलॉन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर पाई एन एम, देन जो है वो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 0.529 10⁻⁻10। ठीक है, इंटू एन डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो अब ये जो 10⁻⁻10 है स्टूडेंट्स, इसको हम एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ये आप कह सकते हैं कि वन कांस्टेंट के साथ है और उस कांस्टेंट की हमने वैल्यूज़ भी पुट कर दी हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास, ये ऑल कांस्टेंट्स के साथ थी, जिसमें तमाम कांस्टेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इन तमाम कांस्टेंट्स को हमने वैल्यूज़ पर पुट कर दी तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ ए नॉट, और उसकी वैल्यू जो है 0.529 एंगस्ट्रॉम है। ओके स्टूडेंट्स लास्ट में अगर आप इसी इक्वेशन को जो आपने रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट की है, डिराइव की है, उसको अगर आप हाइड्रोजन के लिए लिखना चाहते हैं पर्टिकुलरली, तो आप जो है वो z को 1 पुट कर देंगे एंड यू विल गेट 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली पर्टिकुलरली हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में आप ये एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, कि आपको इसी रेडियस की इक्वेशन को इन तमाम फॉर्म्स में लिखना आना चाहिए, विद ऑल कांस्टेंट्स आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज, पाई, एम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, देन आप जब इन तमाम कांस्टेंट्स को जो है वन कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने लिख दिया विद वन कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज़ अल्फ़ा नॉट। ठीक है, अल्फ़ा नॉट की फॉर्म में आपको इसको लिखना आना चाहिए, और साथ एन स्क्वायर डिवाइड बाय जी आप लिखेंगे। और अल्फ़ा नॉट में जब हम तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एप्सिलॉन की, प्लैंक्स कांस्टेंट की, और पाई, एम और चार्ज की, देन वी विल गेट 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अब स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है, न्यूमेरिकल में जब स्टूडेंट्स जो है वो इस रेडियस की इक्वेशन को यूज़ करते हैं, अगर तो वो हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन होता है तो वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्टूडेंट ये लास्ट इक्वेशन ही हर न्यूमेरिकल में पुट करता है तो उसका न्यूमेरिकल जो है वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें z का फैक्टर आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपने पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के लिए लिखी है और जिसमें आपने z को 1 पुट कर दिया, इसलिए वो आपको z जो है वो इस एक्सप्रेशन में नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप इस सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करें, 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, और आप जो है वो क्वेश्चन में देख लें कि अगर हाइड्रोजन के लिए है तो आप z को 1 पुट कर दें, और अगर जो है वो हीलियम के लिए है तो z को 2 पुट कर दें, लिथियम के लिए है तो z को 3 पुट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स इस लास्ट इक्वेशन को हर न्यूमेरिकल में, रेडियस के न्यूमेरिकल में यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी एटम के बारे में क्वेश्चन होता है तो वो उनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, एग्जाम क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। डिराइव 2019 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये आपके पास 6 मार्क्स की डेरिवेशन आई है। आपको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करनी है जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में गाइड किया है। 2018 सप्ली एग्जाम में क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज फ्रॉम n8 to n2 orbit, also indicate the region of spectra in which emitting lines will fall। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बेसिकली आपने लास्ट जो हमने भी एक्सप्रेशन देखा है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सा एटम लिया गया है, तो इसलिए आप जो है वो खुद से जब बताएंगे कि वी आर टेकिंग हाइड्रोजन, तो देन आप z की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे। ठीक है, और आप बारी बारी n जो है वो 8 पुट करके और n जो है वो 2 पुट करके, दोनों पुट करके जो है वो रेडियस फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में मींस का n का जो स्क्वायर है ना, उसको आप एक दफ़ा 2 पुट करेंगे और एक दफ़ा आप 8 पुट करेंगे, जो दोनों आंसर्स आएंगे उनको आप उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे।
और इन न्यूमेरिकल्स को मैं फ्यूचर लेक्चर्स में जो है वो डिटेल से आपको करवाऊंगी। 2017 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको एटम दे दिया है कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट एंड हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट। तो अगेन स्टूडेंट्स आपने वही n² डिवाइड बाई z वाला फॉर्मूला लगाना है और साथ रीज़न बतानी है कि विच वन हैज़ द स्मॉलर रेडियस और क्यों। ठीक है। How do you, 2017 final exam evening paper, how do you justify that the distance between adjacent orbits of the hydrogen atom goes on increasing from lower to higher orbits? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बताया गया है, स्टूडेंट्स इफ दिस इज द न्यूक्लियस, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है देन जब हम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रफ स्केच ड्रॉ किया है, तो कह रहे हैं कि दो एडजेसेंट ऑर्बिट्स के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट और सेकंड शेल के दरमियान में आप देख लें और फिर फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान में देख लें, 1 2 3, हाँ फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान में देख लें, तो वो डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस फाइंड आउट करना है रेडियस का, देन फोर्थ और फिफ्थ का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी वो ये कंफर्म करेगी कि जब हम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मूव करेंगे, हायर ऑर्बिट्स की तरफ मूव करेंगे, तो डिस्टेंस जो है बिटवीन टू एडजेसेंट ऑर्बिट्स वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल करके हमने इसको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, देन लास्ट में हमारे पास 2017 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज फ्रॉम n2 टू n3 एंड n9 टू n10 इन दी हाइड्रोजन गैस। अगेन ये न्यूमेरिकल हैं, 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों अलग अलग से डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करने हैं। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स जो है वो फ्यूचर जो भी कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।